नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि पीसीएस चैनल की इस नई वीडियो में। यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बेसिकली यूपी पीसीएस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक करंट अफेयर की रिवीजन सीरीज को चला रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम साइंस एंड टेक के सेगमेंट पर बात करने वाले हैं। तो साइंस एंड टेक की बीते साल में जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें रही हैं, खासतौर पर पीसीएस के लिहाज से, तो उन खबरों को उसी तरह से हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली खबर की। तो हमारी पहली खबर है कि इसरो ने किस मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हमारा जो सही जवाब है इसका वो है आपका गगनयान मिशन का। तो गगनयान मिशन का जो है पहली टेस्ट फ्लाइट जो है सफलतापूर्वक लॉन्च की गई है। कब लॉन्च की गई है? तो इसकी डेट थी 21 अक्टूबर 2023 को। तो 21 अक्टूबर 2023 को इसरो ने कहां से लॉन्च किया? श्रीहरिकोटा परीक्षण रेंज से लॉन्च किया गया है। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो श्रीहरिकोटा परीक्षण रेंज है ये कहां पर मौजूद है। तो इस पूरी रेंज से जो आपका गगनयान मिशन है उसकी व्हीकल टेस्ट फ्लाइट को लॉन्च किया गया। अभी जो गगनयान मिशन है इसके माध्यम से इसका जो है इसका लक्ष्य है कि मनुष्यों की पहली फ्लाइट को, मनुष्यों की पहली जो है अभियान को, एक 3 दिवसीय अभियान होगा। इस 3 दिवसीय अभियान के दौरान मनुष्यों को पहली बार भारत की ओर से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। कहां भेजा जाएगा? तो पृथ्वी से तकरीबन 400 किलोमीटर की निचली जो कक्षा है, जो आपका लो अर्थ ऑर्बिट है, वहां पर भेजा जाएगा। यहां पर जो है अंतरिक्ष में भारतीय नागरिकों को भेजने की योजना बनाई गई है। उन्हें सुरक्षित तौर पर यहां पर भेजा जाएगा। तो ये इस पूरे मिशन का पहला चरण था। इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट के बाद अब जो है इसके बाद अगले साल जो है एक और टेस्ट फ्लाइट का आयोजन होगा, जिसमें आपका एक ह्यूमनॉइड रोबोट को, जिसका नाम है आपका व्योम मित्र। तो व्योम मित्र नाम को भी आपको याद रखना है कि ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका इस्तेमाल इसरो द्वारा गगनयान मिशन के टेस्ट फ्लाइट के लिए किया जा रहा है। तो अब अगले साल ह्यूमनॉइड रोबोट आपका जो व्योम मित्र है इसको इसरो की ओर से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो ये बेसिकली आपका हमने इस पूरी खबर पर बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर पे बात करते हैं। तो हमारी जो अगली खबर है बेसिकली उसमें आपसे पूछा गया है कि मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की गई है। तो किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? इसका सही जवाब है कि मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से मंजूरी प्रदान की गई है। इस दवाई का नाम क्या है? इस दवाई का नाम है R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन। तो इस वैक्सीन को आपका WHO की ओर से मंजूरी प्रदान की गई है। इस वैक्सीन को डेवलप किसने किया है? इस वैक्सीन को डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस वैक्सीन को बनाया है और इसको मैन्युफैक्चर करने का काम किया है भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। तो आपको बनाया इस वैक्सीन को है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से और इसको मैन्युफैक्चर किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से। इसके अलावा इससे पहले WHO ने 2021 में RTS-S/AS01 टीके को भी मंजूरी प्रदान की थी। अगर आप मलेरिया की बात करें तो मलेरिया वैश्विक स्तर पर एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। और अगर आप 2021 के डेटा को देखेंगे तो 2021 का डेटा ये बताता है कि इस पूरे साल के दौरान दुनिया की तकरीबन आधी आबादी ऐसी थी जो कि मलेरिया के प्रति बहुत ज्यादा वल्नरेबल थी। अगर आप डेटा की बात करें तो 2023 में मलेरिया के तकरीबन विश्व स्तर पर 25 करोड़ मामले जो है रिकॉर्ड किए गए थे। तो ये मलेरिया की स्थिति की बात हुई और मलेरिया को लेकर के WHO की ओर से जो नई वैक्सीन को मंजूरी दी गई है उस वैक्सीन को भी यहाँ पर हमने देखा। और इस वैक्सीन को बनाया किसने है उस पर भी हमने बात की और इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है उस पर भी हमने बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर को देखते हैं। हमारी अगली खबर में आपसे पूछा गया है कि प्रोजेक्ट 15B का जो तीसरा स्टिल्थ विध्वंसक है उसका क्या नाम है? उसके नाम को आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है इम्फाल। तो आपका जो प्रोजेक्ट 15B है, प्रोजेक्ट 15B के तहत जो तीसरा विध्वंसक बनाया गया है उसका नाम है इम्फाल। अगर इसकी बात करें तो इस इम्फाल विध्वंसक को 20 अक्टूबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया था। और इसको बनाया किसने है? इसको बनाने का काम किया है आपका मझगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स की ओर से। तो शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड ने इसको बनाया है और इस प्रोजेक्ट ये जो है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का तीसरा स्टिल्थ डिस्ट्रॉयर जो है ये इसको जो है आपकी नौसेना में शामिल किया गया था। ये एक शक्तिशाली युद्धपोत्र समुद्री युद्ध के संपूर्ण दायरे को शामिल करता है और अलग अलग कार्यों और अलग अलग मिशन में इसको शामिल किया जा सकता है। तो इसका इस्तेमाल आप बहुत सारे मिशनों में कर सकते हैं। जैसे अगर भारत का जो समुद्री तट है उसकी रक्षा के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं INS इम्फाल का। इसके अलावा अगर भारत किसी युद्ध में शामिल होता है तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी एंटी पायरेट ऑपरेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में जो पायरेट्स गतिविधियां हैं, जो समुद्री डकैती की गतिविधियां हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो उसको लेकर ही भी यहाँ पर आपको जो है आप इसका इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस युद्धपोत की बात करें तो यहाँ पर आपको सतह से सतह पर मार करने वाली एक सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दिखाई दी जाएगी। इसके अलावा मीडियम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली बराक 8 मिसाइल भी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। इसके अलावा इम्फाल जो है वो पहला नौसैनिक युद्धपोत है जिसको महिला अधिकारी और नाविकों की जो है जहां पर तैनाती की गई है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये आपका पहला युद्धपोत है जहां पर आपको विमेन ऑफिसर्स और विमेन सेलर्स जो है दिखाई दे जाएंगी। तो ये हमने आईएनएस इम्फाल की बात की और इम्फाल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन्हें यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर पे बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है उसमें आपसे पूछा गया है कि एलियंस पर रिपोर्ट किसकी ओर से जारी की गई है। अब जब आप एलियंस की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर आपके मन में जो पहली चीज आती है वो आती है नासा। तो इसका जो सही जवाब है वो भी नासा ही है। तो एलियंस पर जो रिपोर्ट जारी हुई है वो आपका नासा की ओर से जारी की गई है। तो नासा ने तकरीबन सितंबर 2023 में अपने अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि यूएफओस पर एक रिपोर्ट जारी की थी। क्या बताया गया था इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में मुख्य तौर पर यह बताया गया था कि हमारी दुनिया जो है, हमारा ब्रह्मांड जो है, उसमें पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी जीवन मौजूद है। और जब आप दूसरे ग्रहों पर जीवन की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एलियंस की बात कर रहे हैं। तो नासा ने दरअसल अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इस बात की प्रबल संभावना मौजूद है कि आपका जो एलियंस हैं वो किसी दूसरे ग्रह पर मौजूद हो सकते हैं। हालांकि जब आप एलियंस की बात करते हैं तो आपके मन में अक्सर वो चीजें आती होंगी जो कि आपने फिल्मों में देखी हैं, जो कि आपने कार्टून्स में देखी हैं। लेकिन जब एक आप वैज्ञानिक लेवल पर एलियंस की बात करते हैं तो आप उन एलियंस की बात नहीं करते हैं, आप किसी भी ऐसे एलिमेंट की बात करते हैं जिसमें जीवन मौजूद है। वो चाहे कार्बनिक फॉर्म में हो, चाहे यौगिक फॉर्म में हो, चाहे नॉन कार्बनिक फॉर्म में हो, वो किसी भी तरह का हो सकता है। उसका हो सकता है उसके 2 पैर हों, उसके 2 हाथ हों, और हो सकता है उससे ज्यादा खतरनाक रूप हो सकता है कि अभी वो जो जीवन है वो अपने प्रारंभिक चरण में है, जैसा कि हमारी पृथ्वी पर कुछ समय पहले हुआ करता था। हो सकता है कि वो अभी इवॉल्व नहीं हुए हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गए हैं। तो इस बात की बहुत सारी संभावनाएं आपको यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा इसरो ने अपनी 33 पेज की जो रिपोर्ट है इसमें यूएफओ को हमारे ग्रह के सबसे बड़े रहस्यों में से एक के तौर पर स्वीकार किया है। यानी हमारी पृथ्वी के जो सबसे इंपॉर्टेंट रहस्य हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, उसमें से यूएफओ एक है। तो ये हमने इस पूरी खबर पर बात की, इस पूरी खबर को यहाँ पर समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली खबर को देखते हैं। तो हमारी अगली खबर है कि भारत का पहला सूर्य मिशन है। तो उस सूर्य मिशन का नाम क्या है? हमारा पहला सन मिशन कौन सा है? तो हमारे पहले सन मिशन का नाम है आपका आदित्य L1। तो आदित्य L1 जो है वो हमारा पहला सन मिशन है। इसके बारे में विस्तार से अगर आप बात करें तो इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV C57 के माध्यम से इसको लॉन्च किया था। और ये जो आपका उपग्रह है, ये जो आपका सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट बेसिकली धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर लेग्रांज 1 पॉइंट तक जाएगा, लेग्रांज 1 बिंदु तक जाएगा। अब ये बिंदु कौन सा होता है? तो जब आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, जब आप जो है बेसिकली इस तरह के अंतरिक्ष के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर जब आप सूरज का अध्ययन करते हैं तो सूरज के आसपास आपको लेग्रांज पॉइंट दिखाई देंगे। केवल सूरज के पास ही नहीं, दो जो टेरेस्ट्रियल बॉडीज हैं, जो आपके दो अंतरिक्ष निकाय हैं, उनके बीच में आपको 4 लेग्रांज पॉइंट दिखाई देंगे। तो सूरज में भी आपको 4 लेग्रांज पॉइंट दिखाई दे जाते हैं। ये पॉइंट क्या होता है? ये पॉइंट बेसिकली वो बिंदु है जहां पर दो जो आपके अंतरिक्ष निकाय हैं उनके गुरुत्वाकर्षण बल आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इससे होता क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट आपका लेग्रांज पॉइंट पर पहुंच जाता है तो उस पॉइंट पर पहुंच करके वो जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं पर स्थिर हो जाता है, लगभग स्थिर रहने की जो है वो स्थिति में रहता है। केवल उसको थोड़े से पेट्रोल की जरूरत होती है, थोड़े से ईंधन की जरूरत होती है, ताकि वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो यहाँ पर जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जब आप किसी सैटेलाइट को रखते हैं, तो वो सैटेलाइट बहुत कम ईंधन का उपयोग करती है और उसी जगह पर बनी रहती है। तो भारत की ओर से आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है और ये मिशन आपका लेग्रांज 1 पॉइंट पर जाएगा, जहां पर स्थिर रहकर के ये सूरज से आने वाले जो सोलर फ्लेयर्स हैं उनका अध्ययन करेगा। तो सोलर फ्लेयर्स का अध्ययन किया जाएगा। सोलर फ्लेयर्स के साथ साथ दूसरी तमाम चीजें हैं, जैसे सूर्य का वातावरण किस तरह का है, इन तमाम चीजों का अध्ययन आपका इस पूरे मिशन के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको 7 अलग अलग तरह के पेलोड दिखाई देंगे, जिन पेलोड के माध्यम से सूरज की जो तमाम जो सूरज की जो तमाम परतें हैं उनका अध्ययन किया जाएगा, जो लेयर्स हैं
सूरज से जो फ्लेयर्स आती हैं, जो हवाएं आती हैं, उनका अध्ययन होगा। सूरज से जो कोरोना डिस्चार्ज होता है उसका अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा सूरज का प्रकाश मंडल किस तरह का है, वहां का क्रोमोस्फीयर किस तरह का है, और जो सबसे बाहरी लेयर है कोरोना वाली लेयर, वो लेयर किस तरह की है। तो इन तमाम चीजों का जो है इस पूरे मिशन के माध्यम से अध्ययन किया जाएगा। तो ये हमने बात की आदित्य L1 मिशन की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर को देखते हैं। हमारी अगली खबर है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल यानी कि अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा किया गया और किसके माध्यम से किया गया? तो इसका सही जवाब है कि इसका जो सफल परीक्षण है वो आपका लड़ाकू विमान तेजस के माध्यम से किया गया। तो तेजस इसका सही जवाब है। सबसे पहले बात करते हैं अस्त्र की। अस्त्र क्या है? तो अस्त्र बेसिकली आपका हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, यानी कि आप इसके माध्यम से एयर टू एयर अटैक कर सकते हैं। कोई आप हवा में किसी जहाज पर इसको स्थापित कर सकते हैं और हवा में ही अगर कोई जहाज उड़ रहा है तो वहां पर आप इसको जो है अटैक कर सकते हैं। तो ये अत्यधिक कलाबाजी करने वाले जो सुपरसोनिक हवाई लक्ष्य होते हैं, यानी कि जो बहुत तेजी से मैन्यूवर करते हैं, जो बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उनको भी अस्त्र मिसाइल टारगेट कर सकता है। इसको विकास किसने किया है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है? तो इसका डेवलपमेंट किया गया है अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी कि DRDL। इसके अलावा अनुसंधान केंद्र इमारत यानी कि RCI, और जो दूसरी प्रयोगशालाएं हैं जो कि आपका DRDO और से जुड़ी हुई हैं, उनकी ओर से इस पूरे मिसाइल को डेवलप किया गया है। किसको डेवलप किया गया है? तो अस्त्र मिसाइल को डेवलप किया गया है। इसके अलावा ये परीक्षण से आयातित जो आपकी हथियारों की जो निर्भरता है, यानी कि हम जो है बेसिकली दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर हैं अपनी रक्षा जरूरतों के लिए। तो ऐसे में इस तरह की जो मिसाइल डेवलप होते हैं, इस तरह के जो हथियार बनाए जाते हैं, उन हथियारों के माध्यम से आप आसानी से दूसरे देशों के पर जो आपकी निर्भरता है, उस निर्भरता को कम कर सकते हैं। अगर अस्त्र मिसाइल की आप संरचना की बात करें तो इसका जो वजन है वो तकरीबन 154 किलो के आसपास है। इसकी लंबाई अगर आप देखें तो 12.6 फुट के आसपास है। व्यास की अगर आप बात करें तो 7 इंच है और मारक क्षमता तकरीबन 160 किलोमीटर के आसपास है। यानी कि आप इस मिसाइल के जरिए 160 किलोमीटर की दूरी में जो टारगेट मौजूद है उसको भी आप भेद सकते हैं, उसको भी आप लक्षित कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर बात की आपका अस्त्र मिसाइल की, और अस्त्र मिसाइल को जो टेस्ट किया गया था वो किसके माध्यम से किया गया था? वो किया गया था आपका तेजस विमान के माध्यम से। तो ये हमने अस्त्र मिसाइल को भी देखा यहाँ पर और तेजस पर भी बात की। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर पे बात करते हैं। तो हमारी अगली खबर है आपका कि भारत के पहले स्वदेशी नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI स्कैनर का निर्माण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब है कि इसका जो निर्माण है वो आपका वोक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए, वोक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसने जो है नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन MRI स्कैनर का जो है विकास किया है। तो ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित स्कैनर है और नेक्स्ट जनरेशन स्कैनर है, नेक्स्ट जनरेशन MRI स्कैनर है। और इसकी विशेषताओं की अगर आप बात करें तो ये बहुत किफायती है, यानी कि आप बहुत कम पैसे देकर के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत हल्का भी है, इसको कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा अल्ट्रा फास्ट है, बहुत तेजी से आपको अपने रिजल्ट देता है, और हाई फील्ड है, यानी कि तकरीबन 1.5 टेस्ला के आसपास जो है इसकी स्पीड आपको दिखाई दे जाएगी। इसके अलावा इस पूरे MRI को आपका राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत विकसित किया गया है, और इसमें आपको MRI स्कैनिंग आम लोगों के लिए जो है काफी सुलभ हो जाएगी अगर ये आम लोगों तक पहुंचता है। तो इस पूरी मशीन के माध्यम से हम नैदानिक और चिकित्सीय जो परीक्षण है उसके मामले में आत्मनिर्भरता हासिल कर सकते हैं। तो आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल जो है भारत में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो डेटा ये बताता है कि दुनिया में तकरीबन 70% आबादी ऐसी है जिसके पास MRI स्कैन की जो है इस तरह की जो सुविधाएं हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में जब आपका ये नेक्स्ट जनरेशन MRI स्कैन विकसित होता है तो इस स्कैन के माध्यम से, इस नवीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सस्ती है तो आम लोग भी इसका जो लाभ है वो उठा सकते हैं, और आसानी से हम जो तमाम तरह की बीमारियां हैं उन बीमारियों को स्कैन कर सकते हैं, उनका पता लगाया जा सकता है, अर्ली स्टेज में पता लगाया जा सकता है, जिसके माध्यम से हम किसी भी बीमारी से बहुत जल्दी निपट सकते हैं। तो इसी वजह से जो पूरा स्कैन है, स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैन को बनाया किसने है? एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लीजिए, इसको बनाया है वोक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी जो अगली खबर है उसमें आपसे पूछा गया है
कि भारत का तीसरा मून मिशन यानी कि चंद्रयान 3 मिशन जो है उसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया? तो हमारा जो सही जवाब है वो है आपका, इसको जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। तो इस पूरे लॉन्च के माध्यम से भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था। और ये जो आपका चंद्रयान 3 था, इसमें जो लैंडर प्लस रोवर मौजूद था वो चंद्रयान 2 के लैंडर प्लस रोवर से तकरीबन 250 किलो ज्यादा वजन वाला था। और चंद्रयान 3 का बेसिक टारगेट था कि चंद्रमा की सतह के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाई जा सके और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला, इसके माध्यम से भारत दुनिया का पहला देश बन गया था। यानी कि भारत दुनिया का ऐसा पहला देश था जिसने आपका चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है, जो साउथ पोल है, उस पर लैंडिंग की थी। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट खबर थी, जिस खबर पर यहाँ पर हमने बात कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर को देखते हैं। तो हमारी अगली खबर है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अब सवाल आपसे ये पूछा गया है कि समझौता किस टॉपिक को लेकर के है, किस विषय को लेकर के है? तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है कि ये जो समझौता है ये बेसिकली आपका राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में एक गैलरी के निर्माण को लेकर के है। तो जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है, जो कॉम्प्लेक्स है जहां पर हमारी जो मरीन हिस्ट्री रही है उस हिस्ट्री को दर्शाया जाता है, उस हिस्ट्री में एक गैलरी का निर्माण किया जाएगा जहां पर तस्वीरों के जरिए हमारी जो समुद्री विरासत है उस विरासत को जो है प्रदर्शित किया जाएगा। अगर आप बात करें ये जो पूरा आपका समुद्री विरासत परिसर है, तो ये भारत की जो है समुद्री विरासत के बारे में प्राचीन से लेकर के आधुनिक समय तक की समुद्री विरासत को जो है प्रदर्शित करता है। और केंद्र सरकार जो है पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वाधान के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में जो है इसका निर्माण किया गया है। कहाँ किया गया है? तो इसका जो निर्माण है वो बेसिकली आपका लोथल, गुजरात में किया गया। तो लोथल जो है, जब आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर आप लोथल के बारे में भी पढ़ते हैं। तो लोथल जो है वो भारत की जो समुद्री विरासत रही है उसका एक इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है। तो उसी को पुनर्जागृत करने के लिए, उसी विरासत को दुनिया के सामने पेश करने के लिए भारत सरकार की ओर से इस पूरी परिसर का जो है विकास किया गया है। इसके अलावा क्या क्या मौजूद है यहाँ पर? यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक समुद्री संग्रहालय दिखाई देगा, यहाँ पर आपको लाइट हाउस संग्रहालय, यहाँ पर आपको समुद्री थीम पार्क, इसके अलावा अम्यूजमेंट पार्क सेंटर, ये तमाम चीजें आपको इस जगह पर दिखाई दे जाएंगी। इसके अलावा अगर आप बात करें राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की, तो ये परिसर बेसिकली जो परियोजना है इसके लिए आधारशिला आपका मार्च 2019 में रखी गई थी। तो मार्च 2019 में सरकार की ओर से इस पूरे कॉम्प्लेक्स को विकसित करने के लिए जो आपका आधारशिला थी उसको स्थापित किया गया था और अब लगातार इसमें जो है काम किया जा रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर को देखते हैं। हमारी अगली खबर में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका INS द्रोणाचार्य। तो INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। क्या है INS द्रोणाचार्य और क्यों सम्मानित किया गया है? तो INS द्रोणाचार्य की अगर आप बात करें तो ये बेसिकली सागर प्रहरी जो होते हैं, सागर प्रहरी बल जो है, यानी कि जो हमारे मरीन जो आपके मरीन गार्ड्स होते हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उनकी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है INS द्रोणाचार्य को। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र की अगर आप बात करें तो वहां पर जो तमाम राष्ट्र मौजूद हैं उन राष्ट्रों की जो सेनाएं हैं उनके प्रशिक्षण के लिए भी INS द्रोणाचार्य एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। INS द्रोणाचार्य है कहां पर? तो ये आपका केरल के कोच्चि में स्थित है और एक भारतीय नौसेना का एक इंपॉर्टेंट प्रशिक्षण जो है प्रतिष्ठान है। इसके अलावा अगर आप बात करें प्रेसिडेंट कलर की, प्रेसिडेंट कलर क्या क्यों है, क्यों दिया जाता है? तो प्रेसिडेंट कलर जो है बेसिकली वो राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट सेवा के लिए किसी भी इकाई को जो है प्रदान किया जाता है और सबसे प्रतिष्ठित सम्मान में से एक माना जाता है। यानी जो भी गवर्नमेंट यूनिट राष्ट्र की सेवा के लिए इंपॉर्टेंट काम करती है उसको प्रेसिडेंट की ओर से प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया जाता है। और जिस भी इकाई को यह प्राप्त होता है उसके लिए जाहिर तौर पर एक सम्मानित बात होती है, सम्मान की बात होती है कि प्रेसिडेंट की ओर से, राष्ट्रपति की ओर से, भारत के जो महामहिम हैं उनकी ओर से इस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने INS द्रोणाचार्य की बात कर ली है और अब हम बात करते हैं अपनी अगली खबर की। हमारी अगली खबर में आपसे पूछा गया है कि देश के अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए क्या लॉन्च किया गया है? तो देश के अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की ओर से भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को लॉन्च किया गया है। इसके बारे में विस्तार से अगर आप बात करें तो इसके उद्देश्य को अगर आप देखें
तो इसका उद्देश्य है कि देश का जो अंतरिक्ष विभाग है, यानी कि जो आपका स्पेस डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत, तो स्पेस डिपार्टमेंट की भूमिका को बढ़ाया जाए और अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग में जो है और भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि और ज्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो आपका स्पेस डिपार्टमेंट का देखने को मिले। तो ये जो नीति है, ये नीति आपका बेसिकली आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो और निजी क्षेत्र की संस्थाओं की जो है भूमिका एवं जिम्मेदारियों को निर्धारित करती है। यानी कि स्पेस सेक्टर में बेसिकली आपका इसरो क्या काम करेगा, ये भी तय करने की जिम्मेदारी इस पॉलिसी में दी गई है। इसके अलावा आपका जो प्राइवेट सेक्टर है, वो प्राइवेट सेक्टर आपका स्पेस सेक्टर में किस तरह का रोल प्ले करेगा, उसको तय करने का काम भी आपका इस पॉलिसी के माध्यम से किया गया है। इसके अलावा इस पॉलिसी में आगे आने वाले 1 दशक में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र की क्या रूपरेखा रहने वाली है, क्या ब्लूप्रिंट रहने वाला है, उस रूपरेखा पर भी यहाँ पर चर्चा की गई है कि भारतीय अगले 1 दशक में भारत का जो स्पेस सेक्टर है वो किस तरह का दिखने वाला है, उसका रूप कैसा होगा, वहां पर जो है आपका प्राइवेट पार्टिसिपेशन कितना होगा, गवर्नमेंट का रोल कितना होगा और हम कितना रेवेन्यू कमा रहे होंगे, वो तमाम चीजें आपको इस पॉलिसी में दिखाई दे जाएंगी। तो ये हमने इस पॉलिसी की बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर को देखते हैं। तो हमारी अगली खबर है कि देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया है। तो पहला हमारा ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट किसने बनाया है, तो इसका सही जवाब है कि ये जो सिस्टम है ये आपका स्काई एयर नाम की कंपनी है, इस कंपनी के माध्यम से विकसित किया गया है। अगर इस सिस्टम की बात करें तो सिस्टम बेसिकली आपका एक बहुत अत्याधुनिक मानव रहित एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर आपको इंसानों की जरूरत नहीं है और ये सिस्टम अपने आप को खुद संचालित कर सकता है। इसके अलावा ये क्लाउड आधारित एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है और क्लाउड आधारित सिस्टम होने का मतलब ये है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्लाउड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये बेसिकली आपका मानव युक्त हवाई जो क्षेत्र है वहां पर मानव रहित एयर ट्रैफिक को एकीकृत करेगा, यानी कि जितने भी ड्रोन्स आपको हवा में दिखाई देंगे उन ड्रोन्स को मैनेज करने का जो काम है, ताकि एक ड्रोन दूसरे ड्रोन से टकरा ना जाए, ये सुनिश्चित करने का जो काम है वो काम आपका इस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बेसिकली आपका 1 घंटे में 4000 उड़ानों को नियंत्रित करने में सक्षम है और एक दिन की अगर आप बात करें तो ये सिस्टम एक दिन में 96,000 उड़ानों को जो है संभालने में सक्षम है। तो 1 घंटे में आपका 4000 उड़ानें और एक दिन में आपका 96,000 उड़ानों को जो है नियंत्रित करने में ये पूरा जहाज जो है, पूरा जो सिस्टम है वो सक्षम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर को देखते हैं। हमारी जो अगली खबर है वहां बेसिकली आपसे पूछा गया है कि मौसम उपग्रह मेघा ट्रॉपिक्स को प्रशांत महासागर में गिराया है, तो कौन से इंस्टीट्यूट ने, कौन सी संस्था ने, कौन सी इकाई ने गिराया है। तो जब भी आप भारत में उपग्रहों की बात करते हैं तो फिलहाल तो आपका जो एक एंटिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है, इसरो। तो यहाँ पर भी सही जवाब है इसरो। तो ये जो आपकी सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट इसरो द्वारा गिराई गई है। कहाँ गिराई गई है, प्रशांत महासागर में गिराई गई है। क्यों गिराई गई है, तो गिराई इस वजह से गई है क्योंकि ये 12 सालों से काम कर रही थी, तो बहुत पुरानी सैटेलाइट थी। 2011 में इसको लॉन्च किया गया था और 2011 में लॉन्च करने के बाद से लगातार ये जो सैटेलाइट थी, सैटेलाइट हमारा जो ट्रॉपिक सिस्टम है, ट्रॉपिक एनवायरमेंट वेदर सिस्टम है, उस सिस्टम को मैनेज कर रही थी, उस सिस्टम को उसकी निगरानी कर रही थी ताकि हम उसको और बेहतर ढंग से समझ सकें। लेकिन अब उसकी लाइफ स्पैन समाप्त हो गई थी और अब इसरो की ओर से इस पूरे सैटेलाइट को प्रशांत महासागर में गिरा दिया गया था और बहुत कंट्रोल्ड तरीके से, बहुत नियंत्रित तरीके से गिराया गया। और धरती पर जो है इसको बेहद चुनौतीपूर्ण होता है गिराना, लेकिन इसके बावजूद भी इसरो ये काम करने में सफल रहा और इस पूरी प्रक्रिया में डी बूस्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। जब आप डी बूस्ट की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें जब कोई अंतरिक्ष यान जो है वो पृथ्वी की सतह के अंदर आता है तो वो बहुत तेजी से आता है, तो उसको उल्टा कर दिया जाता है और उल्टा करते वक्त उसका दो बार उसका बूस्ट चलाया जाता है। जैसे यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर 2 बार इसका जो है बूस्टर ऑन किया गया था। तो जब मान लीजिए कि ये कोई अंतरिक्ष उपग्रह है जो कि स्पेस से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है और यहाँ से इसका जो है बेसिकली आपका थ्रस्ट निकलता है, यानी कि यहाँ से बेसिकली आपका एयर निकलती है। तो अगर इस तरह गिरेगा तो यहाँ पर आपका गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है और अगर यहाँ पर आपका बूस्ट मौजूद होगा तो ये जब बूस्ट करेगा तो उसकी वजह से ये वापस ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बहुत मजबूत है तो यहाँ पर दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे से टकराने की कोशिश करेंगी और जब दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे से टकराएंगी तो इसकी जो गति है दुनिया के वायुमंडल, हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए इसकी गति धीरे धीरे कम हो जाएगी और इसके बाद इसको कंट्रोल्ड तरीके से आप जो है कहीं भी गिरा सकते हैं। तो इसी पूरे प्रोसेस का इस्तेमाल,
इसी पूरे मेथड का इस्तेमाल आपका इसरो के द्वारा जो है किया गया था और इसके माध्यम से आपका इस पूरे उपग्रह को प्रशांत महासागर में गिराया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेघ ट्रॉपिक्स क्या है उसको हमने पहले ही देख लिया है। ये बेसिकली आपका जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, वेदर होता है, उसको स्टडी करता है, उसको इवैल्यूएट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और अपनी अगली खबर को देखते हैं। तो हमारी जो अगली खबर है उसमें आपसे पूछा गया है कि एशिया के सबसे बड़े एयर शो यानी कि एयर इंडिया 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया। तो इसका जो आयोजन है वो आपका बेंगलुरु में किया गया है और ये उसका 14वां संस्करण था। ये 5 दिवस का एक कार्यक्रम था जिसका थीम था आपका द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। तो ये थीम आप याद रखिएगा, थीम जो है एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, थीम्स को लेकर के अक्सर सवाल आपको दिखाई दे जाएंगे। तो इसका थीम था द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज और इसका उद्देश्य है बेसिकली हवाई प्लेटफॉर्म्स के स्वदेशी उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना ताकि विदेशी निवेश को जो है आकर्षित किया जा सके। और यहाँ पर भारत की बड़ी सफलता ये रही कि इस पूरे कार्यक्रम में तकरीबन 98 देशों ने हिस्सा लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट खबर थी आपका एरो इंडिया 2023 को लेकर के, ये एक एयर शो था। अगली खबर को देखते हैं। हमारी अगली खबर है कि दुनिया आपका जो ब्रह्मांड है वहां पर सबसे ज्यादा चंद्रमा कौन से ग्रह के हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका बृहस्पति। तो बृहस्पति में आपको सबसे ज्यादा चंद्रमा दिखाई दे जाएंगे। और ये खबर चर्चा में क्यों आई है, वैसे तो ये स्टैटिक पोर्शन लगता है लेकिन चर्चा में क्यों आया है, चर्चा में इस वजह से आया है क्योंकि आपका जो स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी है उसकी ओर से बृहस्पति की परिक्रमा कर रहे 15 नए चंद्रमाओं की खोज की गई है, 15 नए मून्स की खोज की गई है। तो अब ये जो 15 नए मून्स की खोज हुई है, इन खोज के माध्यम से जो आपका बृहस्पति के कुल चंद्रमा हो गए हैं, कुल जो उपग्रह हो गए हैं वो हो गए हैं आपका नेचुरल जो सैटेलाइट हैं वो हो गई हैं 95। तो अब चंद्रमा के पास जो है 95 मून मौजूद हैं, 95 जो है चंद्रमा, सॉरी आपका बृहस्पति के पास जो है अब 95 चंद्रमा मौजूद हैं। तो ये हमने बृहस्पति के बारे में बात की, चंद्रमा की बृहस्पति के सैटेलाइट्स के बारे में बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर को देखते हैं। हमारी अगली खबर में आपसे पूछा गया है कि हैदराबाद में सेंटर ऑफ मटेरियल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में स्थित पीसीबी पुनर्चक्रण केंद्र की क्षमता कितनी है। तो इसकी क्षमता आपको बतानी है। तो इसकी पीसीबी यानी कि सर्किट बोर्ड होता है ये। तो पीसीबी किसकी जो क्षमता है उसकी अगर आप बात करें तो इसकी क्षमता है बेसिकली आपका 1 टन प्रतिदिन। तो ये आपका जो फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी आपका एक दिन में 1 टन ई कचरे को जो है रिसाइकल कर सकती है। इसके बारे में अगर आप विस्तार से बात करें तो इसका उद्देश्य है बेसिकली ई कचरा प्रबंधन की दिशा में एक चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना। तो इससे सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, उसकी परिकल्पना की गई है। संसाधनों की दक्षता को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण में कमी आएगी, जो कीमती धातुएं हैं उनको पुनः प्राप्त किया जा सकेगा और स्वास्थ्य संबंधी जो खतरे हैं उन खतरों को कम किया जा सकेगा। क्योंकि जब आप ई वेस्ट की बात करते हैं तो ई वेस्ट में वैसे तो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन जो ई वेस्ट है अगर उसको सही ढंग से हैंडल नहीं किया जाता है तो ई वेस्ट में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपके स्वास्थ्य को खतरनाक तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की फैसिलिटी स्थापित होती हैं, अगर सरकार इस तरह की फैसिलिटी स्थापित करने में रोल प्ले करती है तो उसके माध्यम से आसानी से ई वेस्ट को मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो पूरा आपका केंद्र है, ये केंद्र आपका पीपीपी मॉडल पे काम करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम करता है और अपनी तरह का पहला ई कचरा प्रबंधन जो है केंद्र है। भारत में अगर आप बात करें तो भारत में प्रतिवर्ष लगभग 3.2 मिलियन टन जो है इलेक्ट्रॉनिक कचरे का उत्पादन होता है और इसमें से बहुत कम हिस्सा है जो कि आपका रिसाइकल हो पाता है। जो शेष हिस्सा बचता है वो आपका जो लैंडफिल्स है वहां चला जाता है और खुले में पड़ा रहता है, जिसकी वजह से हमारे वातावरण को, एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर पे बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वहां पर आपसे पूछा गया है कि इफ्को के नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण किया गया। इसका लोकार्पण कहां पर किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है गुजरात में। तो इसका जो लोकार्पण हुआ है नैनो डीएपी तरल संयंत्र का, तो इसका लोकार्पण आपका गुजरात में किया गया है। गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल में जो है ये पूरा जो प्लांट स्थापित किया गया है और जो कलोल इकाई है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी आधारित नैनो डीएपी की लगभग जो है 42 लाख बोतलों का जो है उत्पादन कर सकती है। इसके अलावा कलोल, फूलपुर और आंवला में नैनो डीएपी की 3 फैक्ट्रीज वर्तमान समय में काम कर रही हैं। और नैनो डीएपी उर्वरक की अगर आप बात करें तो ये फसलों और मृदा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके माध्यम से उनकी उर्वरकता को
और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा मृदा के लिए इन्हें अवशोषित करना होता है और ये जो है मृदा जब आप सॉइल की बात करते हैं, तो सॉइल आसानी से आपका ये जो यूरिया है, नैनो डीएपी यूरिया, इसको आसानी से अवशोषित कर लेती है और इसके माध्यम से उन्हें बहुत सारे पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी से पौधों के पोषण में भी वृद्धि इसके माध्यम से आपको देखने को मिलती है। तो आपको याद रखना है कि जो नैनो डीएपी तरल संयंत्र है, ये आपका की ओर से गुजरात में जो है बनाया गया है, गुजरात के गांधीनगर के कलोल में इसे विकसित किया गया है, इसे स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर को देखते हैं। हमारी जो अगली खबर है, वहां पर आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका बाराकुडा। तो भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक जो नाव है, उसका नाम है बाराकुडा और इसको विकसित किसने किया है? इसको विकसित किया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की ओर से और नेवाल्ट की ओर से। तो ये दोनों कंपनियां हैं जिनकी ओर से संयुक्त तौर पर इस नाव को विकसित किया गया है। इसके अलावा ये जो नाव है वो आपका अलापुझुआ में अरूर के पास स्थित है। वहां पर नेवाल्ट सोलर और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के यार्ड में आपको औपचारिक तौर पर इसकी जो है स्थापना की गई है। इसके अलावा बाराकुडा का जो नाम है वो एक मछली के नाम पर रखा गया है, यानी कि ये जो आपका नाव है, इस नाव का नाम एक मछली के नाम पर रखा गया है। नाव की अगर आप बात करें तो इसे 4 मीटर तक ऊंची लहरों में नेविगेट करने के लिए बनाया गया है, यानी कि 4 मीटर तक की ऊंची लहरों में ये नेविगेट कर सकती है और शोर, कंपन और वायु प्रदूषण के बिना भी संचालित जो है हो सकती है। तो ये बेसिकली इस नाव की विशेषताएं हैं। तो इस नाव के बारे में आप याद रखिएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बाराकुडा और ये सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है। उसको विकसित किया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और नेवाल्ट नाम की जो कंपनी है, उन दोनों की ओर से इसको विकसित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर पे बात करते हैं। तो हमारी जो अगली खबर है उसमें आपसे पूछा गया है कि ASW शैलो वाटर क्राफ्ट यानी कि CSL परियोजना के प्रथम 3 जहाज हैं जिन्हें हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इन 3 जहाजों के आपको नाम बताने हैं। इनके नाम है, अगर आप नाम की बात करें तो इसमें से पहला जहाज है आपका माहे, दूसरा जहाज है आपका मलवन और तीसरा जहाज है मंगरोल। तो ये 3 जहाज हैं जो कि आपके लॉन्च किए गए हैं। जहाजों का नाम जो है जहाजों की अगर आप बात करें तो ये जो जहाज है वो आपका रक्षा मंत्रालय और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ये जो कंपनी है, इनके बीच में 8 SWC जहाजों का जो एक समझौता हुआ था, इसको लेकर के अनुबंध हुआ था, उस अनुबंध को लेकर के यहाँ पर बात की गई है। और ये अनुबंध हुआ कब था? ये कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन किया गया था 30 अप्रैल 2019 को। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से के तौर पर आपका इन 3 जहाजों को विकसित किया गया है। इसके अलावा ये जो जहाज हैं वो आपका माहे श्रेणी के जहाज हैं और ASW शैलो वाटर एयरक्राफ्ट है, यानी कि बहुत कम पानी में ये काम करने में सक्षम है। इसके अलावा इनका जो नाम है वो भारत के तट से सटे रणनीतिक महत्व के बंदरगाहों के नाम पर इनका नाम रखा गया है। तो इनका नाम जो है वो आपका भारत के जो तमाम बंदरगाह हैं उनके नाम पर रखा गया है, जो भारत के डॉकयार्ड्स हैं उनके नाम पर इनका नाम रखा गया है। नाम क्या है इनका? इनका नाम है माहे, मालवन और मंगरोल। तो ये 3 आपके जहाज हैं जो कि विकसित किए गए हैं। चलिए विकसित किसने किया है? विकसित किया है आपका कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और रक्षा मंत्रालय के बीच में एक समझौता हुआ था, जिस समझौते के तहत इसको विकसित किया गया है। समझौता आपका 8 जहाजों को लेकर के था, तो 3 जो है 3 की सप्लाई कर दी गई है और जल्द ही 5 और जहाजों की सप्लाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर पे बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो है आपका कि अपनी तरह का पहला CO2 आधारित एयर कंडीशनिंग प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए हमारा जो सही जवाब है वो है INS शिवाजी। तो INS शिवाजी में पहली बार CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आधारित आपका AC का उद्घाटन किया गया है, एयर कंडीशनर की जो है शुरुआत की गई है। क्यों की गई है? इसका प्राथमिक लक्ष्य है कि जो हमारे जहाज हैं उन पर HCF यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और HCFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन, ये जो 2 आपके एलिमेंट्स होते हैं, जो दो आपके इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, इनको आपका एयर कंडीशनर से प्रतिस्थापित किया जा सके, इनको आपका AC से बाहर किया जाए और इनके स्थान पर आपका CO2 का इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि ये क्या करते हैं? ये बेसिकली आपका ओजोन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी को रिप्लेस करने के लिए सरकार की ओर से लगातार ये प्रयास किया जा रहा था कि हम इनको किसी न किसी तरह रिप्लेस करें। क्यों किया जा रहा था? क्योंकि सरकार ने जो है अपनी किगाली, जब आप बात करेंगे किगाली समझौते की, तो किगाली समझौते के तहत सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है कि हम अपने देश में 2028 तक
HFC और HCCF, इन दोनों को अपने देश को धीरे धीरे फेज आउट कर देंगे। अपने देश में इनके उत्पादन को कम कर दिया जाएगा, इनके इस्तेमाल को कम कर दिया जाएगा। तो इसी प्रतिबद्धता के हिस्से के तौर पर सरकार की ओर से ये जो है तमाम कदम उठाए जा रहे थे और किगाली समझौता भी इन्हीं दोनों को लेकर के है। इस पर 2016 में साइन किए गए थे। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए CO2 आधारित एयर कंडीशनर की जो है स्थापित किया गया है और इस प्रणाली का जो निर्माण है वो आपका IISc बैंगलोर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर के सहयोग से किया गया है। तो ये हमने CO2 आधारित एयर कंडीशनर टेक्नोलॉजी की बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर पे बात करते हैं। तो हमारी अगली खबर में आपसे पूछा गया है कि आमतौर पर किसी को धोखा देने या गुमराह करने के इरादे से दृश्य यानी विजुअल और ऑडियो सामग्री में हेरफेर करने या उत्पन्न करने के लिए AI का उपयोग किया जाता है। इस उपयोग को क्या कहते हैं, इस टेक्नोलॉजी को क्या नाम दिया जाता है? इसका जो सही जवाब है वो है आपका डीप फेक टेक्नोलॉजी। तो इसको कहा जाता है डीप फेक टेक्नोलॉजी। और डीप फेक टेक्नोलॉजी विकसित कैसे होती है? डीप फेक टेक्नोलॉजी विकसित होती है आपका GAN नाम के एक नेटवर्क के माध्यम से, एक तकनीक के माध्यम से। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म है जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। क्या होता है इसमें? तो इस पूरी टेक्निक में बेसिकली आपका दो प्रतिस्पर्धी न्यूरल नेटवर्क जो है आपस में काम करते हैं। इसमें से पहले नेटवर्क का नाम है आपका जनरेटर और दूसरे नेटवर्क का नाम है आपका डिस्क्रिमिनेटर। तो जनरेटर से क्या होता है? जनरेटर से बेसिकली आपका नकली तस्वीरों या नकली ऑडियो या नकली वीडियो को तैयार किया जाता है, इसको तैयार करने की कोशिश की जाती है। और जो दूसरा एलिमेंट है वो है आपका डिस्क्रिमिनेटर। तो डिस्क्रिमिनेटर में बेसिकली आपका जो वास्तविक छवियां हैं और जो नकली छवि है, यानी कि जो आपकी असली तस्वीर है, जो नकली तस्वीर है, उनके बीच में अंतर करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर दो जो तकनीक है, जो आपका टेक्निक्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ काम करती हैं और अंततः जो रिजल्ट आता है उसमें असली और नकली के बीच में डिफरेंस पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये बेसिकली आपका डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में हमने बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर को देखते हैं। हमारी जो अगली खबर है वहां पर आपसे पूछा गया है कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन यानी कि NEGD ने यूथ फॉर उन्नत एंड डेवलपमेंट विद AI प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका इंटेल इंडिया। तो इंटेल नाम की जो कंपनी है, इस कंपनी के साथ आपका नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने एक समझौते पर साइन किया है, एक पार्टनरशिप पर साइन किया है, जिस पार्टनरशिप के माध्यम से इस पूरे प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। प्रोग्राम का नाम क्या है? प्रोग्राम का नाम है यूथ ऑफ उन्नत एंड डेवलपमेंट विद AI प्रोग्राम। क्या होगा इस प्रोग्राम के? इस पूरे प्रोग्राम में बेसिकली आपका जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आपका 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के जो स्टूडेंट हैं, उन्हें बेसिकली AI की गहरी समझ प्रदान की जाएगी। उन्हें AI के बारे में बताया जाएगा, AI के बारे में सिखाया जाएगा, AI की एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में बताया जाएगा और AI में किस तरह की कौशल सेट की जरूरत होती है, किस तरह के डिजाइन की जरूरत होती है, उसके बारे में बताया जाएगा। तो इसके माध्यम से हमारे जो छात्र हैं उन्हें ये समझने और पहचानने के लिए एक व्यवहारिक अनुभव मिल सकेगा कि AI जो है उस तकनीक का उपयोग हम महत्वपूर्ण समस्याओं को सुलझाने में किस तरह से कर सकते हैं और देश के विकास के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए AI तकनीक का जो है इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर को देखें। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है कि वैश्विक सलाहकार फर्म PwC के वैश्विक जोखिम सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारतीय संगठनों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो भारतीय संगठनों के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है आपका साइबर जोखिम, यानी कि साइबर खतरा। तो साइबर जोखिम को भारतीय संगठनों द्वारा भारतीय संगठनों के समक्ष मौजूद सबसे बड़े खतरे के तौर पर स्वीकार किया गया है। तकरीबन ये एक सर्वे था जिस सर्वे में ये बताया गया कि तकरीबन 38% लोग ये मानते हैं, जो कि कंपनियों से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट लेवल पर हैं, वो ये मानते हैं कि भारतीय कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है डेटा चोरी का खतरा, या फिर आप इसको कह सकते हैं साइबर सुरक्षा का खतरा। तो मालवेयर हो गया, ट्रोजन हो गया, स्पाईवेयर हो गया, इनसे जुड़े जो साइबर जोखिम हैं वो सबसे बड़े जोखिमों के तौर पर भारतीय कंपनियों में देखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इन घटनाओं में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी पिछले कुछ सालों में देखने को मिलेगी। इसी वजह से भारतीय कंपनियों के सामने इनको लेकर के बहुत ज्यादा डर मौजूद रहता है। चलिए, ये इसकी बात हुई, हमने खतरे की बात की, जोखिम की बात की। अब हम अपनी अगली खबर को देखते हैं। हमारी अगली खबर है, वहां पर आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2023 में चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको प्रदान किया गया? तो हमारा जो सही जवाब है इसका, तो इसका जो ये पूरा अवार्ड था, ये अवार्ड 2 लोगों को दिया गया। तो 2 लोग कौन थे? इसमें पहले व्यक्ति हैं आपका कैटलीन कोरिको और दूसरे व्यक्ति हैं आपका ड्रू विस्मैन। तो इन 2 लोगों को आपका चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया?
क्योंकि इन लोगों ने mRNA जो टेक्निक है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड जो टेक्निक है, इस टेक्निक में आपका बेसिकली इस टेक्निक को विकसित करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और इसके बाद जो आपका 2020 में कोविड-19 महामारी शुरू हुई, तो इन्हीं की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आपका कोविड-19 की जो है वैक्सीन विकसित की गई थी। तो अब क्योंकि कोविड-19 की वैक्सीन जो थी वो इनकी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी, तो इसी वजह से इन्हें इस पूरे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये तो आपका बात हुई चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की। हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल आपसे पूछता है कि डीप ओशन मिशन जो है, वो एक महत्वाकांक्षी पहल है। किसकी पहल है? तो डीप ओशन मिशन आपका बेसिकली पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की एक पहल है। इस पूरे मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गहरे समुद्र की खोज के लिए प्रौद्योगिकी और क्षमताओं का विकास करना, यानी कि हमारा जो डीप ओशन है उसकी स्टडी करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए और ज़्यादा क्षमताओं को विकसित करना। इसके अलावा इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस और जापान कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास डीप ओशन को स्टडी करने के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो ये हमारा डीप ओशन मिशन के बारे में हमने बात की। अगली खबर को देखते हैं। हमारी अगली खबर में आपसे पूछा गया है कि भौतिकी के लिए यानी कि फिजिक्स के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसको प्रदान किया गया है? तो फिजिक्स के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। कौन-कौन है 3 लोग? इसमें पहले व्यक्ति हैं पियरे एगोस्टिनी, दूसरे व्यक्ति हैं फ्रैंक क्रॉस और तीसरे व्यक्ति हैं एनी एल हुइलियर। तो ये 3 लोग हैं जिनको इस पूरे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों दिया गया है ये अवार्ड? तो ये अवार्ड बेसिकली एटोसेकंड पल्स विकसित करने के लिए दिया गया है। तो इन्होंने जो टेक्नोलॉजी विकसित की उसके माध्यम से एटोसेकंड पल्स विकसित हुए। उस विकास के लिए, उस विकास को और ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप देने के लिए उनको इस पूरे जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया। क्योंकि इसी पूरी टेक्नोलॉजी के माध्यम से एटोसेकंड पल्स प्रकाश के माध्यम से ही एक जो है आपका जो छोटे-छोटे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपका जो न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी तीव्र गति के बीच में जो गतिशीलता होती है, उसमें इनका जो मूवमेंट है, उन मूवमेंट को कैप्चर किया जा सकता है, उस मूवमेंट को स्टडी किया जा सकता है इनकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो टेक्नोलॉजी का आपको वर्ड याद रखना है, इसका वर्ड है एटोसेकंड पल्स। तो एटोसेकंड पल्स के लिए जो है वो इस बार का फिजिक्स अवार्ड जो है दिया गया है। और जो आपका मेडिकल अवार्ड है वो किसके लिए दिया गया है? वो आपका mRNA टेक्नोलॉजी के लिए दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एक बार नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार जो है वो आप जानते ही हैं, अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने डायनामाइट्स का आविष्कार किया था। उनके द्वारा इस पूरे पुरस्कार को स्थापित किया गया था। उनके वसीहतनामे के अनुसार जो है पुरस्कार स्थापित हुआ था। पहली बार 1901 में दिया गया था, 1901 में, 1901 में। और 6 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। भौतिकी में दिया जाता है यानी कि फिजिक्स में दिया जाता है। इसके अलावा साहित्य में, शांति में, अर्थशास्त्र में जिसको 1968 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा फिजियोलॉजी में, चिकित्सा में और रसायन के क्षेत्र में। तो ये अवार्ड जो हैं आपका प्रदान किए जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अपनी अगली खबर की। हमारी अगली खबर आपका इसी विषय से जुड़ी हुई है। खबर है कि आपका जो रसायन विज्ञान का पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, वो 2023 में किसे प्रदान किया गया? तो रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है वो 2023 में 3 वैज्ञानिकों को मिला। कौन-कौन थे 3 वैज्ञानिक? इसमें आपका जी बावेंडी, इसके अलावा लुइस ई ब्रूस तथा एलेक्सी आई एकिमोव। ये 3 लोग थे जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किस टेक्नोलॉजी के लिए मिला? ये मिला आपका क्वांटम डॉट्स के आविष्कार के लिए। तो क्वांटम डॉट्स के आविष्कार के लिए इन्हें ये जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा क्वांटम डॉट्स का क्या होते हैं अगर उसकी बात करें, तो क्वांटम डॉट्स बेसिकली नैनो स्केल के कण होते हैं, नैनो पार्टिकल्स होते हैं। ये नैनो पार्टिकल्स का आकार जो है वो आपका 1 से 100 नैनोमीटर के आसपास तक हो सकता है। तो इन छोटी संरचनाओं में आपको बहुत ज़्यादा विशिष्ट गुण देखने को मिलेंगे, बहुत बहुत स्पेशल फीचर्स देखने को मिलेंगे। और उनके आकार जो है, इनके जो स्पेशल फीचर्स हैं वो उनके आकार के माध्यम से निर्धारित होते हैं। तो इनका जो स्पेशल फीचर है वो इनका आकार जो है डिसाइड करता है, किसका? नैनो डॉट्स का। तो इसी की टेक्नोलॉजी के लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको क्या याद रखना है जब आप बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की, तो वहां पर सबसे पहले आपको नाम याद रखने हैं कि नोबेल पुरस्कार मिला किसको है और किस टेक्नोलॉजी के लिए मिला है, आपको ये भी याद रखना है। तो ये हमने बात कर ली है आपका नोबेल पुरस्कार की, रसायन विज्ञान के पुरस्कार की। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर पे बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है उसमें आपसे पूछा गया है कि CSIR PRIMA यानी CSIR प्रीमा ET11 क्या है? तो इसका सही जवाब है कि ये जो है बेसिकली स्वदेशी रूप से विकसित एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है। तो ये एक इलेक्ट्रिक जो है ट्रैक्टर है, ये भारत के छोटे और जो सीमांत किसान हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसे आपका
CSIR यानी कि केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। तो बहुत ज्यादा इस खबर में नहीं है, केवल आपको यही याद रखना है कि ये जो नाम है, ये नाम क्या है, ये किस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है और इस टेक्नोलॉजी का विकास किसने किया है, इसको भी आपको यहाँ पर देखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर को देखते हैं। हमारी अगली खबर में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पद्म पुरस्कार और अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों के समान विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार की जो है घोषणा की है। तो ये जो नया पुरस्कार गठित किया गया है, इस नए पुरस्कार का नाम क्या है? जो इसका नाम है वो है आपका राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, यानी कि इंग्लिश में भी इसको यही इसी नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से। अभी जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है, इसमें आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिलेंगी, तो एक एक करके उन कैटेगरीज की बात करते हैं। इसमें से जो पहला पुरस्कार है वो है आपका विज्ञान रत्न पुरस्कार। विज्ञान रत्न पुरस्कार बेसिकली आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जीवन की उपलब्धियों के, यानी कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन अगर विज्ञान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देता है, तब उसे विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विज्ञान श्री पुरस्कार की अगर आप बात करें, तो जो व्यक्ति विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसी स्पेसिफिक सेक्टर में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको विज्ञान श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर है आपका विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये पुरस्कार युवा वैज्ञानिकों को दिया जाएगा जो कि भारत में जो है विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने बेहतर काम किया है। और जब आप युवाओं की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो है 45 ईयर्स, तो 45 वर्ष से जो कम के लोग हैं उन्हें विज्ञान शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा अगला पुरस्कार है विज्ञान टीम पुरस्कार। तो विज्ञान टीम पुरस्कार बेसिकली 3 या फिर 3 से ज्यादा लोगों की जो टीम है, वैज्ञानिक हो सकते हैं, रिसर्चर्स हो सकते हैं, इसके अलावा आपके इनोवेटर्स हो सकते हैं, अगर ये कोई विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर काम करते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो फिर उन्हें विज्ञान टीम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये पुरस्कार हैं जिन पुरस्कारों की स्थापना जो है आपका किसके द्वारा की गई है? इसकी स्थापना जो आपका है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर पे बात करते हैं। हमारी अगली खबर है कि आपका हबल स्थिरांक यानी कि हबल कांस्टेंट जो है वो निर्धारित करने की जो है नई विधि का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया है? तो हबल कांस्टेंट की नई विधि का प्रस्ताव जो है वो आपका भारत और अमेरिका के कुछ जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनकी ओर से इसका प्रस्ताव दिया गया है। जब आप हबल कांस्टेंट की बात करते हैं, तो हबल कांस्टेंट का जो विकास हुआ था वो 1929 में एडविन हबल नाम के एक वैज्ञानिक थे, तो इनकी ओर से हबल के नियम का जो है प्रतिपादन किया गया था। तो हबल का नियम जो है वो बेसिकली ये बताता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसके विस्तार का गणितीय रूप प्रदान किया गया था। हमारा हम सभी जानते हैं, जब हम एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करते हैं, जब आप ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, जब आपने 11th और 12th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो आपने ये पढ़ा जरूर होगा कि आपका जो ब्रह्मांड है उसमें लगातार विस्तार हो रहा है। और इस विस्तार को समझने के लिए आपका एक बैलून का उदाहरण लिया जाता है, गुब्बारे का उदाहरण लिया जाता है। जैसे कि अगर आप गुब्बारे में 2 बिंदु करेंगे, अगर वो गुब्बारा फूला हुआ नहीं है और 2 बिंदु अगर आप उसमें किसी जगह पर खींचेंगे, तो उसके बाद जब आप उस गुब्बारे को फुलाएंगे तो वो बिंदु आपस में एक दूसरे से अलग होते जाते हैं। तो इसी तरह हमारी जो पृथ्वी है, वो हमारे जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है, और इस विस्तार का परिणाम है कि हमारे जो 2 ग्रह हैं वो आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब इसको मैथमेटिकल तौर पर कैलकुलेट पहली बार जो किया गया था वो आपका एडविन हबल के द्वारा किया गया था। तो इसी विस्तार की सटीक दर जो है, यानी विस्तार किस गति से हो रहा है, उस सटीक दर को आपका हबल कांस्टेंट कहा जाता है, हबल स्थिरांक कहा जाता है। जिसे ब्रह्मांड में ये एक विवादास्पद मुद्दा है कि ये जो है जो आपका एक्सटेंशन है वो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, या फिर हो रहा है तो कौन सी गति से हो रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसके अलावा जो अमेरिका और भारत के नए वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसी जो हबल कांस्टेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक नई टेक्निक विकसित की है, नया तरीका बनाया है, तो उसी को लेकर के यहाँ पर इस पूरी खबर में बात की गई है। चलिए हमने इस पूरी खबर को समझा, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी अगली खबर की। तो हमारी अगली खबर है, वहां पर आपसे पूछा गया है कि मच्छरों की आबादी पर नियंत्रण करने का जो नया तरीका है वो क्या है? तो इसका जो नया तरीका है वो है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से आप मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करने की कोशिश जो है कर सकते हैं। कौन कर रहा है ये कोशिश? ये कोशिश आपका कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और भारत में बेंगलुरु स्थित अनुसंधान संस्थानों की ओर से किया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली आपका जो मलेरिया वेक्टर एनोफिलीज हैं, एनोफिलीज स्टेफेंसी हैं, उनकी उच्च गुणवत्ता वाले
संदर्भ जीनोम में योगदान दिया जाता है, तो उनमें थोड़ा सा चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो मच्छर मॉस्किटोज हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है, उनकी जो जेनेटिक है उसमें बदलाव किया जाता है, जिसके माध्यम से आप मच्छरों को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो आपका कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और भारत के बेंगलुरु में कुछ जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके माध्यम से इसको विकसित किया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अंत में जो हमारी आखिरी खबर है उस पर बात करते हैं। हमारी आखिरी खबर में बेसिकली आपसे पूछा गया है कि इसरो द्वारा विकसित एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली क्या है, इस प्रणाली का नाम क्या है, सिस्टम का नाम क्या है। इस सिस्टम का नाम है आपका नाविक प्रणाली। तो नाविक प्रणाली जो है वो किसी भी यूजर को उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में सही सूचना प्रदान कर सकती है। और अगर आप भारत में मौजूद हैं तो भारत के आसपास आप जहां भी हैं वहां से तकरीबन 1500 किलोमीटर तक की दूरी को 1500 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसको इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कवर किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी को भारत का जो भारत सरकार का जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसमें सभी उपकरणों के लिए इस नेविगेशन प्रणाली को अनिवार्य बना दिया गया है, यानी कि ऐसी योजना है कि इसको हम मैंडेटरी बना देंगे। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो फिलहाल भारत के सभी स्मार्टफोन्स और नेविगेशन गैजेट्स में आपको नाविक दिखाई नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे किया जा रहा है कि अब धीरे धीरे हमारे जो स्मार्टफोन्स आएंगे वहां पर आपको नाविक सिस्टम दिखाई दे जाएगा। तो नाविक संकेतकों का उपयोग जो है वो बेसिकली आपका इसको डिकोड किया जा सकता है, इसको नेविगेशन गैजेट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है और आप इसको जीपीएस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप जीपीएस यूज करते हैं उसी तरह से आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ये हमारा जो पूरा सेगमेंट था उस सेगमेंट पर हमने बात की, जो साइंस का सेगमेंट था उस सेगमेंट को यहाँ पर हमने समझा। अब यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं और मुझे उम्मीद है कि साइंस की जो खबरें हैं ये खबरें आपको समझ में आई होंगी, आपको पसंद आई होंगी। और अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।